कलियां नाल मिला दित्ती तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे नगीने लिश्क दे देखे नतीजे रिस्क दे देखे ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे नगीने लिश्क दे देखे नतीजे रिस्क दे देखे ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे समझा जाता है कि जो एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ कुछ मरीज़ रखते हैं, कुछ इंसान रखते हैं जिनके अंदर ज़्यादातर उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जिनकी वीक विल होती है, जो कोई थ्रिल सीकिंग बिहेवियर रखते हैं, बंजी जंपिंग करना, स्काई डाइविंग करना, इस तरह के दूर दूर जाना. There is no such thing as an addictive personality. Like psychologists don't believe that there is a single fixed belief for having an addictive personality. फैमिलीज या सोसाइटीज़ जो कॉमन ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं उसको भी एडिक्टिव पर्सनालिटी कंसीडर कर देते हैं. असल में वो तो टेम्परामेंटल ट्रेड्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स होते हैं. साइंस भी यही कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ टेम्परामेंट या पर्सनालिटी में ट्रेड्स हों वो प्रिडिक्ट करें, हमें एडिक्शन को प्रिडिक्ट करें. कुछ जेनेटिक या आप कह सकते हैं कुछ बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो पेशेंट का मोर प्रोन हो जाता है या पर्सन का, किसी भी इंसान का मोर चांसेस टू डेवलप द एडिक्टिव पैटर्न या एडिक्शन में जाने के उसके पोटेंशियल इंक्रीज़ कर देते हैं. लेकिन हम उनको लेबल कर देते हैं कि अगर ये किसी में है तो पक्का वो एडिक्टिव पर्सनालिटी का मालिक होगा. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन. आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट. आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी. आज मंडे के दिन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं विद अनदर एपिसोड ऑफ यू आस्क्ड फॉर इट. जैसे प्रोग्राम का नाम ही है यू आस्क्ड फॉर इट, जिसके अंदर आप सवाल पूछते हैं और हम उनके जवाबात, उनकी एक्सप्लेनेशन आप तक पहुँचाते हैं. तो आज एक और बार हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और जो हमारा पैनल है उससे अगर इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँ बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, तो मंडे के दिन मिस अनुषा हमारे साथ होती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विलिंग वेज पाकिस्तान में एंड लाहौर सेंटर में, जो साइकोलॉजिकल एड है टू पेशेंट्स एंड फैमिली लाइकवाइज वो प्रोवाइड करती हैं साइको एजुकेशन के ज़रिए, CBT DBT जितनी काउंसलिंग टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए. इसी तरह मिस मरियम इलियास, तो वेलकम टू द शो मिस. एंड सेम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड जो पेशेंट्स हैं और फैमिलीज़ हैं दोनों को साइकोलॉजी की फील्ड से प्रोवाइड करती हैं, अपनी हेल्प प्रोवाइड करती हैं और अपने पेशेंट्स के और फैमिलीज़ के साथ काम करती हैं. इसी तरह जो मेडिकल पर्सपेक्टिव है आज के दिन, जैसे हमारे साथ होती हैं हमेशा डॉक्टर रहमा अनवर, तो मेडिकल ऑफिसर एट विलिंग वेज पाकिस्तान लाहौर सेंटर, जो मेडिकल एड है टू पेशेंट्स एंड फैमिलीज़
एजुकेशन रिगार्डिंग डिजीज़ डिसऑर्डर्स, उनको मैनेज कैसे करना की ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन के साथ, और साथ में काउंसलिंग भी वो प्रोवाइड करती हैं टू पेशेंट्स एंड फैमिलीज लाइकवाइज, जो एक कांस्टेंट है कि पेशेंट्स एंड फैमिलीज़। तो उसी को लेके आज का हमने टॉपिक भी चूज़ किया है कि फैमिलीज़ के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मीडिया के अंदर जो कुछ मिथ्स हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं, उनको डिबंक करने की ज़रूरत है। तो आगाज़ करते हैं आज के शो का। जो टॉपिक है आज हम लेके आए, इट इज़ अबाउट द मिथ ऑफ एडिक्टिव पर्सनैलिटी। एडिक्टिव पर्सनैलिटी जिसे समझा जाता है कि कुछ लोगों के अंदर पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि एडिक्शन डेवलप हो जाती है। तो इसके पीछे क्या हकीकत है, ये जानेंगे आज के दिन हम। ये शुरू करने से पहले मैं बताता चाहूँ कि हमारा शो डेली बेसिस पे फ्रॉम 7 PM to 8 PM ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और पाकिस्तान के तीनों बड़े शहरों से, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से हमारा प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जो डेज डिवाइडेड हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जो 4 दिन हैं, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ये लाहौर स्टूडियो से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और इसी तरह वेडनेसडे को इस्लामाबाद से, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे फ्रॉम कराची, नाज़िमाबाद एंड कराची, क्लिफ्टन से ये शो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो चलते हैं टूवर्ड्स एडिक्टिव पर्सनैलिटी की मिथ को डिबंक करते हुए कि समझा जाता है कि जो एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ कुछ मरीज़ रखते हैं, कुछ इंसान रखते हैं, जिनके अंदर ज़्यादातर उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जिनकी वीक विल होती है, जो कोई थ्रिल सीकिंग बिहेवियर रखते हैं, बंजी जंपिंग करना, स्काई डाइविंग करना, इस तरह के दूर दूर जाना, या फिर जिन्हें समझा जाता है कि ये कमज़ोर हैं, ज़्यादा नशा हज़म नहीं कर पाते, तो ये एडिक्टिव पर्सनैलिटी के हामिल हैं। तो इसके मुतल्लिक हम थोड़ा सा जानते हैं कि इसके पीछे हकीकत क्या है, साइकोलॉजी क्या कहती है इसके साथ, और साइकोलॉजी के साथ साथ जो मेडिसिन है, मेडिसिन की फील्ड के अंदर क्या बातें हैं, क्या वो क्लस्टर पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके अंदर 3 क्लस्टर्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, क्लस्टर A, B, C, किसी के अंदर भी एडिक्टिव पर्सनैलिटी को क्यों नहीं मेंशन किया गया। अगर ये एडिक्टिव पर्सनैलिटी वाकई में कोई रियलिटी होती तो इसको भी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था। तो आगाज़ करते हैं मैं सनुषा कि जो साइकोलॉजी है वो क्या कहती है कि ये एडिक्टिव पर्सनैलिटी क्या वाकई में होती भी है कि नहीं होती, और जो हकीकत है वो क्या है। जी देखिए, जैसे अभी आपने बात की है, देयर इज़ नो सच थिंग एज एन एडिक्टिव पर्सनालिटी। लाइक साइकोलॉजिस्ट डोंट बिलीव कि देयर इज़ अ सिंगल फिक्स्ड बिलीफ फॉर हैविंग एन एडिक्टिव पर्सनालिटी। मतलब बिग स्टडीज़ डोंट फाइंड वन एडिक्शन पर्सनालिटी। जिस तरह लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पर होती हैं, और बहुत से लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हमारी होती हैं कि नशई रवैये एक हमारा बिहेवियर होता है, उसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको पर्सनालिटी स्टेट कर देंगे तो वो एक मिथ है। मतलब एडिक्टिव पर्सनालिटी इज़ अ मिथ, इट्स नॉट रियलिटी। मतलब हम इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि 2 लोग सिमिलर एनवायरनमेंट में हैं, इम्पल्सिविटी दोनों के बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन दोनों के डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं। मतलब घर में 2 बच्चे सेम पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के अंदर बड़े हुए हैं, लेकिन एक बच्चा जो बहुत लाइक फाइक है पढ़ाई के अंदर, एक जो है वो बहुत नहीं है, लाइक ही इज़ नॉट एज ग्रेट एज द अदर चाइल्ड। सो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसी तरह एडिक्शन की पर्सनालिटी की जो ये बात होती है, विच इज़ अ मिथ, इसके अंदर फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट कि ये पर्सनालिटी है, जो इसको पर्सनालिटी हम स्टेट कर देते हैं। देखिए, पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं ना, वो स्पेक्ट्रम्स हैं, दे आर नॉट लेबल। तो पर्सनालिटीज़ एज एन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूम में आती हैं, लाइक दे कीप चेंजिंग। बट अगर हम बात करें एक एडिक्टिव पर्सनालिटी, तो वो तो कंसिस्टेंटली एक चलती ही रहेगी ना चीज़, जो कि नहीं होता। इन एडिक्शन बिहेवियर्स चेंज बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों की इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती है, कुछ लोगों के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, कुछ लोगों को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वेरी करता है डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन। फिर एक और चीज़ आ जाती है कि
एडिक्शन इज़न्ट समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद। जिस तरह हम डिजीज़ कॉन्सेप्ट के अंदर बात करते हैं, एक प्राइमरी है कि जीन्स के अंदर हो सकती है, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद। मतलब अगर आपका कोई फोर फादर्स के अंदर कोई एडिक्टिव पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है, डजंट मीन्स कि चाइल्ड के अंदर भी होगी। जीन्स के अंदर वो चीज़ हो सकती है, बट इट्स नॉट likely that that person will also develop the same addictive pattern that the forefathers had. तो ये एक चीज़ आ जाती है। फिर हमारे आ जाती है कि जिस तरह रिस्की ट्रेट्स होते हैं, हम अगर कहें कि पर्सनालिटी है एक एडिक्शन इज़ एन एडिक्टिव पर्सनालिटी। कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर देखे जा सकते हैं, विच इज़ अ ट्रेट, बट दैट ऑल्सो डज नॉट गारंटी एडिक्शन। मतलब दे कैन कम एंड देन दे कैन गो। फिर हमारे आ जाते हैं कि कुछ लोग होते हैं विद वेरी स्टेबल टेम्परामेंट, बट दे आर मोस्ट लाइकली टू ऑल्सो डेवलप एडिक्शन। मतलब कि देखिए ना, पर्सनालिटी के अंदर कुछ स्पेसिफिक 4-5 फैक्टर्स होंगे जो डिफ़ाइन कर देगी कि इस इंसान को एडिक्शन है। लेकिन हम जो बात करते हैं कि 4-5 सिर्फ कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे नहीं है जो एक एडिक्टिव पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सके। लाइक जिस तरह पर्सनालिटी साइकोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म पैटर्न्स को देखते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी साइकोलॉजी होती है। लेकिन एडिक्शन को हम एक स्टेट कहते हैं। सो ये एक मिथ है कि देयर इज समथिंग्स एज एन एडिक्टिव पर्सनालिटी, बिकॉज इट्स नॉट। लाइक जितने भी मैंने फैक्टर्स की अभी बात की है, आपके जेनेटिक की, देन डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपका एक्सपोजर टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। मतलब एक इंसान, 2 इंसान हैं जिनको सेम इन्वायरमेंट का एक्सपोजर है, बट दे ग्रू अप डिफरेंटली। सो यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि दिस थिंग इज़ अ मिथ एंड इट्स नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो हम फैक्चुअल बात करते हैं। बिल्कुल। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और जानें रिगार्डिंग के जो मिथ है, जो गलत फहमी है, वो ओरिजिनेट कहाँ से की है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जितनी भी गलत फहमियाँ हैं वो किसी न किसी हकीकत से लॉन्ग स्ट्रेच करके ही बनती हैं। तो उन्हीं के मतलब हम जानते हैं हकीकतों के मतलब कि क्या वो हकीकतें हैं, क्या वो बिहेवियर्स हैं जिनको मिस्टेक किया जाता है, जिनको गलत लेबल कर दिया जाता है कि ये एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं। तो मिस मरियम, आप अगर बताएं कि क्या क्या बिहेवियर्स इस तरह के हैं जिनको सोसाइटी, मीडिया, फैमिलीज़, पेशेंट्स इवन मिस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मिस लेबल कर देते हैं एज एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इस तरह ही है कि जैसे आपने कहा कि फैमिलीज़ या सोसाइटीज़ जो कॉमन ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं उसको भी एडिक्टिव पर्सनालिटी कंसीडर कर देते हैं। असल में वो तो टेम्परामेंटल ट्रेड्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स होते हैं। साइंस भी यही कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ टेम्परामेंट या पर्सनालिटी में ट्रेड्स हों वो प्रिडिक्ट करें, हमें एडिक्शन को प्रिडिक्ट करें। इट्स नॉट ट्रू। सबसे पहले जो बिहेवियर है जिसको बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि दैट कैन लीड टू एडिक्शन, या जिसमें ये बिहेवियर या पर्सनालिटी ट्रेड होगा, ये तो डेफिनेटली एडिक्ट होगा। जैसे कि सेंसेशन सीकिंग है, जैसे थ्रिल सीकिंग जिसको कहते हैं, कि न्यू एक्सपीरियंसेस करना, न्यू एडवेंचर्स पे जाना, फूड ट्राई करना, कोई न्यू हॉबीज़ ट्राई करना, या एक्साइटमेंट या स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं कुछ ऐसे लोग। तो ये मिलियंस ऑफ लोग हैं जो सेंसेशन सीकिंग करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एडिक्ट्स बन जाएंगे। और इस चीज़ को बड़ा मिस अंडरस्टैंड किया जाता है कि ये एडिक्टिव बिहेवियर है, हालांकि ये नहीं है। क्योंकि जैसे एडिक्शन को कहा जाता है कि थ्रिल सीकिंग है, थ्रिल के लिए, फ़न के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ जस्ट एन पर्सनालिटी ट्रेट है, ज़रूरी नहीं कि ये एडिक्टिव पर्सनालिटी हो। फिर उसके बाद हाई इमोशनैलिटी आती है, जैसे कि कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, जल्दी रो जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये जस्ट अ टेम्परामेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि एडिक्शन का रिस्क है या एडिक्शन पैटर्न है, इस तरह कुछ नहीं है इसमें। कुछ अवॉइडेंस पैटर्न्स भी हो सकते हैं कि किसी को कोई बात बुरी लगती है तो फ़ौरन बैक एंड पे चले जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं और बातचीत नहीं करते। तो इसको बहुत क्लोजली मिसअंडरस्टैंड किया जाता है एडिक्टिव पर्सनालिटी से, कि इसका मतलब यही होगा कि एडिक्शन है, ये पर्सन एडिक्टिव बिहेवियर्स की तरफ जा सकता है। बट दैट्स नॉट ट्रू। ये सच बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। जैसे सेंसेशन सीकिंग हो गया, हमारे पास इमोशनल एक्सप्रेशन ज़्यादा हो गया, हमारे पास अवॉइडेंस पैटर्न्स हो गया। ये सब जो पैटर्न्स हैं ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। जैसे कि एंजाइटी ड्रिवन हैबिट्स हो गई।
तो एंजाइटी ड्रिवन हैबिट्स में ये क्या होता है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, रीअश्योरेंस चाहिए होती है, वरी बहुत ज़्यादा होती है, रेपिटेटिव फेयर बेस्ड थिंकिंग होती है। दीज आर साइंस ऑफ एंजाइटी, जिसमें कोपिंग स्टाइल भी हो सकता है। जैसे विड्रॉल जब हम करते हैं किसी कॉन्वर्सेशन से, तो ये कोपिंग स्टाइल हो सकता है किसी का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एडिक्शन हो सकती है लॉन्गर रन में जाकर। ये सिर्फ हमारे पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, ये एडिक्टिव पर्सनालिटी नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा फैमिलीज मिसअंडरस्टैंड कर रही होती हैं। सो इस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए, हमें इसको रिकग्नाइज करना चाहिए कि कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स और कोपिंग स्टाइल्स ही ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो एडिक्शन को लीड करें। बहुत सारे लोग हैं जो इन पर्सनालिटी ट्रेड्स के साथ हैं, और इसमें यही ज़रूरत है कि ये पर्सन का किसी का स्टाइल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि डेस्टिनी है। ये क्या क्रिएट करेगी? अगर आप किसी के जैसे पर्सनालिटी ट्रेड्स देख रहे हैं, तो लॉन्गर रन में क्या लोग कहेंगे कि ये तो एडिक्शन में ही जाएगा। तो इससे क्या क्रिएट होगा? स्टिग्मा क्रिएट होगा। वो पहले से ही कहने लगेंगे ये तो नशई है। जैसे ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में एडिक्शन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। तो अगर लोगों में इस तरह की पर्सनालिटी ट्रेड्स होने लगे, जैसे सेंसेशन सीकिंग है, इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा, जल्दी रोने लग जाते हैं, जल्दी हंसने लग जाते हैं, और फिर हर कोई फिर एडिक्टिव पर्सनालिटी के साथ होगा। तो इस तरह हमने स्टिग्मा से बचना है और इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि पर्सनालिटी ट्रेड्स कुछ लोगों के ऐसे होते हैं। यस। तो बेसिकली जो बात है कि एडिक्टिव पर्सनालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि लोग इस्तेमाल भी करते हैं इस तरह की चीज़ें। कोई थ्रिल सीकिंग के लिए चला जाता है, कोई ज़्यादा जल्दी रोना शुरू कर देता है, मतलब कि इमोशनल लेबाइल होते हैं। लेकिन दिस डज नॉट डिफाइन कि उनकी शख्सियत ही ऐसी है। वो समटाइम्स इस तरह का कर लेते हैं, समटाइम्स नहीं करते। समटाइम्स उनका इन तरह के पैटर्न्स के साथ भी कोई सब्सटेंस यूज़ नहीं होता। जो एडिक्शन है वो सिर्फ सब्सटेंस तक वैसे नहीं रहती, सब्सटेंस के अलावा भी नॉन केमिकल जो एडिक्शन है वो भी होती है। मोबाइल की जैसे एडिक्शन हो गई, जी, जैसे फ़ोन स्क्रीन एडिक्शन है। तो बेसिकली जो पॉइंट है कि एज अ पर्सनैलिटी एडिक्टिव पर्सनैलिटी नहीं होती। कुछ ट्रेट्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है जब एडिक्शन डेवलप हो गई होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर एडिक्शन डेवलप हो गई है, अ पर्सन इज़ एडिक्टेड टू सम सब्सटेंस या नॉन केमिकल एडिक्शन भी है, तो उसके अंदर वो कुछ करैक्टर डिफेक्ट्स ले लेता है। उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर कुछ करैक्टर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिनके अंदर लाइंग, स्टीलिंग, बेगिंग, बोरोइंग, किलिंग, बीइंग किल्ड, मतलब कि अपने लिए, नशे के लिए कुछ भी कर जाना, ये काम होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं कि शायद ये पर्सनैलिटी ही इनकी ऐसी थी, ये नशे की वजह से उनकी ट्रू सेल्फ बाहर आ गई है। बट इसके बिल्कुल ही बरक्स, जो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, वो ट्रू है कि एडिक्शन की वजह से ये करैक्टर डिफेक्ट्स आते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड। इससे पहले जो इंसान होते हैं वो एक तो अशरफुल मखलूक़ात हैं कि एवरी पर्सन इज़ रिस्पेक्टफुल जस्ट फॉर बीइंग अ ह्यूमन फर्स्ट एक नाम दिया जाता है कि आप इंसान हैं, एंड दैट इज़ गुड इनफ, दैट इज़ द रीज़न फॉर यू टू बी रिस्पेक्टेड। तो जो हम हकीकतें हैं उनको ही डिस्कस करते रहते हैं, और जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिथ्स हैं, उनको अपनी सोसाइटी में और अपने ऑडियंस के साथ डीबंक करते रहते हैं। हम ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए।
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि एडिक्टिव पर्सनालिटीज़ जिन्हें कॉमनली डिस्कस किया जाता है कि इस बंदे की पर्सनालिटी ही एडिक्टिव है, ये तो है ही इस तरह का पर्सन कि जिसके अंदर जो पेशेंट है वो पर्सनालिटी इस तरह की रखता है जिसमें एडिक्शन प्रोन हो सकता है। लेकिन इस तरह का हमने डिस्कस किया कि एक्चुअल में जो फैक्ट है वो नहीं है कि जो अगर कोई इस तरह की थ्रिल सीकिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, कोई इमोशनली जल्दी रोना शुरू कर देता है, तो वो इट इज़ नॉट वेरी ट्रू कि वो कोई सब्सटेंस यूज़ की तरफ भी जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव कि वो क्या मेडिकल रिस्क फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी से अनरिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन उनको गलत फहमी के तौर पे समझा जाता है कि शायद वो भी किसी एडिक्टिव पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो डॉक्टर रहमा, आप अगर एक्सप्लेन करें अ लिटिल बिट टू आवर व्यूअर्स एंड आवर ऑडियंस कि क्या वो चीज़ें हैं जो मेडिकली रिस्क फैक्टर्स बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जिस तरह मिस अनूशा ने कहा था कि इस तरह की कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर के तौर पे क्लासिफाइड नहीं है एडिक्टिव पर्सनालिटी, लेकिन कुछ जेनेटिक या आप कह सकते हैं कुछ बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो पेशेंट का मोर प्रोन हो जाता है, या पर्सन का, किसी भी इंसान का मोर चांसेस टू डेवलप द एडिक्टिव पैटर्न या एडिक्शन में जाने के उसके पोटेंशियल इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन हम उनको लेबल कर देते हैं कि अगर ये किसी में है तो पक्का पक्का वो एडिक्टिव पर्सनालिटी का मालिक होगा। एक मतलब एक चीज़ होता है रिस्क इंक्रीज़ करना, वो ज़रूर कर सकते हैं ये सारे फैक्टर्स जो भी मैं थोड़े बारी बारी लिस्ट करूँगी, लेकिन 100% श्योरिटी इन बेसिस पे भी नहीं हो सकती कि वो चांसेस टू गेट इनटू एन एडिक्टिव पैटर्न वो होगी। अब इसमें सबसे पहले जो है वो जीन्स आ जाते हैं कि जीन्स जो है वो आपकी ये ज़रूर डिटर्मिन करती है कि हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू सर्टेन केमिकल। जैसे हम डिजीज़ कॉन्सेप्ट में भी कहते हैं कि अगर कोई मतलब जीन्स आपकी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एरर है वो डिपेंड करेगा जब वो सब्सटेंस लेता है और उसके बाद उसकी बॉडी उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो इसी तरह बात है कि जीन्स आपकी प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन वो ये डिटर्मिन नहीं करेंगी कि किस तरह से जो एक बंदा नशेई बनेगा या नहीं बनेगा, या उसका कोई एडिक्शन में मतलब इम्पल्सिव होगा या नहीं होगा, ये भी नहीं बताती कोई जीन आपको, या ये भी नहीं बताती कि एडिक्शन डेवलप करेगा एज ए डिजीज़ वो या नहीं करेगा। तो जीन्स लेकिन आपको क्या बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर डोपामीन जो है वो कितनी देर में ब्रेक डाउन होगा हर बॉडी के अंदर। इसके अलावा वो आपको ये बता सकते हैं कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो किस तरह से, आपके जो बॉडी के सर्किट्स हैं सारे न्यूरोनल पाथवेज वो किस तरह से एक्ट करते हैं या किस तरह से उनकी फंक्शनिंग है, ये डिटर्मिन कर सकती है। उसके अलावा आपकी जो कितना अमाउंट ऑफ प्लेजर आप फील कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी से, ये आपकी बॉडी की जो सारे बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं वो ये डिटर्मिन ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये समझा जाता है कि अगर किसी के अंदर कोई जीन्स है तो वो 100% ही ये डेवलप कर लेगा एडिक्शन डिसऑर्डर, तो ऐसा नहीं है। एक तो पहली बात ये होगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये होती है कि अगर किसी के अंदर बेसलाइन डोपामीन लेवल्स ही कम हैं और वो नॉर्मली इतनी खुशी महसूस नहीं करता प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ से भी, तो समझा जाता है कि अगर वो उसके अंदर बेसलाइन जो लेवल्स हैं डोपामीन के वही कम हैं
तो वो भी आपको एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ ले जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। होता ये है असल में, बायोलॉजिकल बेसिस के पीछे ये है कि जब कोई बंदा जिसको प्लेजरेबल एक्टिविटी से भी कम प्लेजर महसूस हो रहा है, तो वो जब सब्सटेंस यूज़ करता है तो असल में उसकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है कि एकदम से डोपामीन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो उसको लगता है कि मुझे खुशी सिर्फ इसकी ड्रग की वजह से मिली है। तो अगर हम इसको स्टडी करें तो बेसिकली इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीज़न है कि आपका ब्रेन परसीव करे कि प्लेजर को उसने एसोसिएट कर दिया सिर्फ ड्रग के साथ ही, क्योंकि उसको जो स्पाइक मिल रहा है डोपामीन का वो नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं मिल रहा, बल्कि उसको सिर्फ जो है वो आपके ड्रग यूजेज से ही मिल रहा है। तो हम कहते हैं कि जिसमें मोटिवेशन की कमी है, अगर किसी के अंदर जो है वो नॉर्मली डोपामीन की अमाउंट कम है, या कोई ज़्यादा जो है जिसकी रिवॉर्ड पाथवेज जो है स्लो एक्टिवेशन है उसकी, तो वही जो है वो प्रोन है टू डेवलप ड्रग एडिक्शन। उसके पीछे हम बायोलॉजिकल बेसिस को नहीं पढ़ते, उसके पीछे बेसिस यही है कि उसको वो क्योंकि प्लेजर दे रहा होता है या उसके अंदर जनरेट करता है वो फीलिंग, इस वजह से वो मोर प्रोन होता है टू यूज़ द ड्रग। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि टीनेज ईयर्स के अंदर या अर्ली लाइफ ईयर्स के अंदर अगर कोई ड्रग से अपनी ब्रेन को एक्सपोज कर देता है, तो क्योंकि ब्रेन की हमने पढ़ा हुआ है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डेवलपमेंट उसकी 25 ईयर्स तक कोई होती है उसकी, तो उससे पहले अगर कोई एक्सपोज कर देगा अपने ब्रेन को, तो उसका जो है एक तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके ब्रेन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, पाथवेज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनकी ब्रेन की ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी पाथवेज की कि वो क्रेविंग पाथवेज स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और वो ड्रग को मज़ीद मांगेगा, यानी मोर प्रोन टू गेट इनटू एडिक्शन हो जाएगा। इसी तरह जो उसके जो लॉजिकल ब्रेन ने डेवलप होना था वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है ड्रग यूजेज का। तो अल्टीमेटली फिर हम कहते हैं कि जिस मतलब उनकी जो वल्नरेबिलिटी होती है टू डेवलप दी एडिक्शन वो ज़्यादा हो जाती है इन्हीं वजूहात की वजह से, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर पाथवेज इफेक्ट हो रहे होते हैं, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे होते हैं। उसके अलावा एक और फैक्टर ये हो सकता है कि अगर हम स्ट्रेस की बात करें, अगर कोई कांस्टेंट स्ट्रेस में रह रहे हैं, जैसे अगर घर में बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी के पर्सनल चैलेंजेस हैं जैसे उसको कोप करना नहीं आता स्ट्रेस से, तो वो अल्टीमेटली जो है अपना मतलब कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो हाई होते हैं। जब क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है और कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो हाई रहेंगे बहुत अरसे तक, तो वो अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करते हैं, हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है बेसिकली उसका क्या काम है कि उसने डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर उसने हेल्प करना होता है। तो वो सारे जो ये उसने अपने ह्यूमन ब्रेन से जो काम लेने थे वो सारे जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, सिर्फ उसका इमोशनल ब्रेन जो है वो एक्टिव रह जाता है और ये सारी चीज़ें क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। और फिर अगर ऐसे इंडिविजुअल्स मोर ससेप्टेबल हो जाते हैं टू ड्रग अब्यूज़, तो ससेप्टेबिलिटी का एलिमेंट इन फैक्टर्स की वजह से आता है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल दी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की हम बात करते हैं, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का होता है या ADHD होता है, या फिर इस तरह की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होंगी, या कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर होगा उसके अंदर, तो उनके अंदर क्या होता है कि जैसे हम अगर उनको भी कहा जाता है कि ये भी जो है वो इनके अंदर एडिक्टिव पर्सनालिटी है। हाँ, मतलब उनको परसीव ऐसे किया जाता है कि एडिक्टिव पर्सनालिटी होगी, अगर इनको ADHD है इसका मतलब है पक्का पक्का ड्रग यूज़ है, इस तरह से कुछ। जबकि अगर हम उसके पीछे बायोलॉजी की बात करें तो वो ये है कि ब्रेन जो ADHD के अंदर, जैसे एग्जांपल अगर हम लें, तो वो क्या करता है, वो डिमांड कर रहा होता है, ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड होता है, तो मतलब पाथवेज में बहुत ज़्यादा फायरिंग होगी न्यूरल पाथवेज के अंदर, तो इम्पल्स कंट्रोल नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो फिर टेंडेंसी टू डेवलप एडिक्शन ज़रूर ज़्यादा हो जाती है, लेकिन 100% ये नहीं होता कि अगर इसको ADHD है तो इसका मतलब एडिक्शन भी लाजमी है। इसी तरह अगर कि कोई डिप्रेस्ड है तो उसका ब्रेन क्या है, उसकी जर्नल एक्टिविटी डिक्रीज़ हुई हुई है, तो वो रिलीफ सीख कर रहा होता है ब्रेन एक्चुअली। तो जब अगर ऐसे इंडिविजुअल सपोजिटली अगर वो ड्रग यूज़ करना शुरू कर दे, तो उसका ऑब्वियसली क्योंकि वो उसको रिलीफ देगा तो उसकी ससेप्टेबिलिटी टू डेवलप ज़्यादा ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर डिप्रेस्ड इंडिविजुअल जो है वो ड्रग एडिक्ट होगा। इसी तरह एंग्जाइटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी अगर कोपिंग स्किल्स वगैरह अगर किसी को आती हैं तो वो मैनेज कर लेगा अपने, लेकिन अगर कोई उससे रिलीफ लेने के लिए ड्रग्स की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली वो एडिक्शन में जा सकता है। तो चांसेस हो सकते हैं, लेकिन 100% जानने का मतलब 100% होना या ना होना वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। हम किसी को लेबल नहीं कर सकते एज एन एडिक्टिव पर्सनालिटी, क्योंकि दैट इज़ नॉट मेडिकली करेक्ट। और मेडिसिन में जितनी रिसर्चेस हुई हैं, जितनी सारी काम किया गया है, स्टडीज़ हुई हैं, दे आर वेल डॉक्यूमेंटेड कि कोई एडिक्टिव पर्सनालिटी नहीं होती। चांसेस, रिस्क फैक्टर्स, यस दे आर देयर,
बट दैट डज नॉट मीन कि उनकी अब पर्सनैलिटी ही एडिक्टिव है। इसके पीछे अगर आप मेडिकली भी देखें तो अगर हम ब्रेन की केमिस्ट्री को या ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको अगर ऑब्जर्व करें तो ड्यूरिंग एडिक्शन क्या होता है एक्चुअली में कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनकी डाउन रेगुलेशन हो जाएगी, नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे बेसिकली। उसके अलावा जो है आपके जो बेसलाइन डोपामिन प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि आप बाहर से ज़्यादा सोर्स दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, सारे चेंजेस जो हैं वो पर्सनालिटी की वजह से तो नहीं हो सकते ना कि रिसेप्टर्स कम हो रहे हैं या फिर जो कोई केमिकल की अमाउंट जो रिलीज़ हो रही है वो पर्सनालिटी ट्रेट के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है। तो बायोलॉजिकल बेसिस या एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के अंदर हो रहा है, एट द केमिकल लेवल पे ये चेंजेस आ रहे हैं। तो हम इसको लेबल तो नहीं कर सकते कि ये ट्रेट है। ये तो आप अगर इसको अंडरस्टैंड करें फ्रॉम मेडिकल पर्सपेक्टिव तो ये सारी इससे एक्सप्लेन होंगी। इसी तरह अगर हम देखें कि जो फिनोमेना होता है टॉलरेंस का या डिपेंडेंस का, तो वो सारी चीज़ें भी मोर लाइकली आपके मेडिकल नॉलेज या साइंटिफिक बेसिस पे एक्सप्लेन हो सकती हैं कि किस तरह से रिसेप्टर्स डिक्रीज़ हो जाती हैं उनके रिसेप्टर्स के अमाउंट, और फिर इंडिविजुअल ज़्यादा ड्रग यूज़ करना चाहता है टू गेट दैट इफेक्ट। तो इसकी सारी बेसिस जो है वो क्या है, साइंटिफिक ही हैं और बायोलॉजिकल बेसिस ही हैं। क्योंकि पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर ये होती है तो ये तो मॉडिफाइबल होती हैं, इसको हम जो है वो किसी ना किसी तरह ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपके जब आप इसको देखते हैं, स्टडीज़ करते हैं, साइंटिफिक ब्रेन स्कैन्स अवेलेबल होते हैं, उसके बेसिस पे जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कितना डैमेज जो आपके एट द लेवल ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हुआ होता है या कितना डैमेज आपके पाथवेज में हुआ होता है। तो इसमें कोई इंसान का कंट्रोल नहीं होता इस चीज़ों पे, या अल्टीमेटली ब्रेन के अंदर ही चेंजेस आ रहे होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जिनको हम एक्चुअली कहते हैं वो आ रहे होते हैं। तो मेडिकली ये बहुत आराम से एक्सप्लेन हो सकता है कि एडिक्टिव पर्सनालिटी कुछ नहीं होता। हाँ, मोर फैक्टर्स होते हैं जो प्रोन कर देते हैं टू बिकम एन एडिक्ट। अब उसमें हमने जो जेनेटिक बेसिस की बात की कि जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी हो सकती है, उसके अलावा क्रॉनिक स्ट्रेस स्टेट्स हो सकती हैं, उसके अलावा कोई साइकाइट्रिक इलनेस हो सकती है कि अगर उनको मैनेज ना किया जाए तो पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू गेट इनटू दैट। इसके अलावा टीनेज एक्सपोजर टू द ड्रग्स हो सकता है, और ये सारे फैक्टर्स जो अल्टीमेटली कैन लीड टू एडिक्शन। बट इनका होना ये बात की निशानदेही नहीं करता कि 100% कोई एडिक्ट होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बायोलॉजी प्लेज अ रोल, लेकिन एनवायरनमेंट और जो लर्निंग है वो उससे सारे जो बिहेवियर्स हैं वो ज़्यादातर अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो मतलब कि साइकोलॉजी भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट रखती है, कोई ना कोई रोल रखती है। जिस तरह इन्वायरमेंट है, जिस तरह जो मिरर लर्निंग है कि हम किसी को देखते हैं कोई काम करते हुए तो हम भी वही करने की तरफ जाते हैं। तो इसके मुतल्लिक हम जानते हैं विद मिस अनुषा कि इन्वायरमेंट और ये जो लर्निंग है, मिरर लर्निंग स्पेसिफिकली, तो उसका क्या रोल है एडिक्शन के अंदर, और ये कैसे डिफरेंशिएट होती है फ्रॉम एडिक्टिव पर्सनालिटी, जो एक मिथ हमने अभी तक डिबंक कर दी है। जी, addiction usually grows from what people learn and what happens around them. They don't get it from a fixed addictive personality. पहली चीज़ इसके अंदर आ जाती है reinforcement, कि जब इंसान any drug of choice that they have, they use a substance and something good happens right after it, तो dopamine spike बहुत ज़्यादा मिलती है। तो if something good happens right after using that specific substance, तो फिर इंसान इस चीज़ को रीइंफोर्स कर लेता है अपने रिवॉर्ड के साथ। मतलब एक रिवॉर्ड की एंटिसिपेशन होती है इंसान को कि अच्छा अब मैं जब ये सर्टन सब्सटेंस करूँगा या मैं अब जब ये सर्टन ड्रग करूँगा तो इसके बाद कुछ अच्छा ही होगा। तो ये एक हमारे अंदर रीइंफोर्समेंट क्रिएट हो जाती है। फिर एनी काइंड ऑफ ड्रग, डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंसान डिपेंडेंस अपनी क्रिएट तभी करते हैं व्हेन दे वांट रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ट्रॉमा। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा है कि ट्रॉमा सर्वाइवर्स जो हैं उनकी डिपेंडेंस ऑन एनी ड्रग्स इज़ वेरी लाइकली कि वो किसी ड्रग्स के अंदर मुब्तला हो जाएं या पड़ जाएं टू गेट अवे फ्रॉम द पेन, टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन, टू जस्ट नॉट फील दोज पेनफुल फीलिंग्स। फिर हम बात करते हैं रिपीटिशन जो होती है ना एक चीज़ की, दैट स्ट्रेंथन्स बिहेवियर्स। जब हम एक चीज़ की रिपीटिशन करते हैं बार बार तो वो उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर देते हैं। जिस तरह हम न्यूरल पाथवेज़ की बात करते हैं, हमारे जो न्यूरल पाथवेज़ हैं, हम तभी कहते हैं ना कि नए न्यूरल पाथवेज़ तब बनेंगे
जब आप एक बिहेवियर को रिपीट करते हैं। तो इफ़ सपोजिटली अ पर्सन हु स्ट्रेस फ्रॉम वर्क वो सिगरेट पीता है टू रिलीव दैट स्ट्रेस, तो जब वो सिगरेट बार बार पिएगा, स्ट्रेस की एफिलिएशन सिगरेट से हो जाएगी कि यहाँ से स्ट्रेस रिलीफ होगा। तो रिपीटेटिव बिहेवियर भी एडिक्शन को स्ट्रेंथन करता है, बिकॉज addictive personality, there's no such thing as addictive personality, it's a myth. फिर childhood adversity, neglect, unstable environments और unstable coping mechanisms भी लीड करते हैं आपकी एडिक्शन को। फिर एक जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, मतलब इफ़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन जो ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है जहाँ पे बिंज ड्रिंकिंग, बिंज ड्रग्स इज़ नॉर्मल, उनके लिए ये नॉर्मल है, लाइक ओनली ऑन वीकेंड्स, जो कि हम देखते भी हैं काफ़ी कि वीकेंड्स के ऊपर इट इज़ फाउंड वेरी नॉर्मल कि आई कैन डू ड्रग्स, आई कैन हैव फन, ये तो फ़न है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। जब आपको अपनी सराउंडिंग से एक नॉर्मेलिटी की फीलिंग मिल रही है एंड यू आर नॉट टोल्ड कि दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, तो तब भी इंसान डिपेंडेंट हो जाता है। व्हेन एवरी वीकेंड यू आर डूइंग अ स्पेसिफिक ड्रग, तो फिर एक आपकी डिपेंडेंस उस चीज़ के ऊपर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। मतलब देर आर यूज़र्स एंड देर ऑल्सो एडिक्शन के पेशेंट्स भी। सो यूज़र में जो रहता है वो रह भी सकता है, इट्स नॉट लाइकली कि सब ने ही एडिक्शन की तरफ आना है, बट मोस्ट लाइकली जिन लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता वो इस तरफ आ जाते हैं। फिर कल्चर के एलिमेंट, जिस तरह हमने बात की है, रिस्क का हमारा जो है ना फिनोमेना, उसको ज़्यादा कर देता है। जिस तरह स्पेशली इन आवर कल्चर, अगर हम अभी की बात करें तो पार्टी कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली जो मैंने इन सारे पॉइंटर्स के एक मैं समराइज़ अगर करूँ तो वो ये है कि एडिक्शन जो होती है ना, वो आपके इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं आपके जीन्स के अंदर भी हो सकती है और आपके इन्वायरमेंट से वो ट्रिगर होती है। कोई एडिक्टिव पर्सनालिटी नहीं है जिससे आप एडिक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर ये स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं, सो दिस पर्सन इज इन एडिक्शन। यू कांट आइडेंटिफाई एडिक्शन लाइक दैट। सो वो जब क्रिएट हो जाते हैं अपने आपके इन्वायरमेंटल पर्सनल फैक्टर्स से, फिर आप एडिक्शन के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हो, वो भी पर्सनालिटी नहीं है। सो ये चीज़ है इसके अंदर जो मैंने अभी सारी डिस्क्राइब। यस, तो एडिक्शन एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या एडिक्शन एज अ डिजीज़ डिसऑर्डर ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके क्राइटेरिया को मैच कर सकते हैं कि जिसके अंदर डिपेंडेंस, टॉलरेंस और जो डिसऑर्डर है इन 4 डोमेन्स ऑफ लाइफ के, एक डोमेन हो सकता है, चारों डोमेन हो सकते हैं, जिनमें फिज़िकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल चारों डोमेन्स किसी न किसी इंटेंसिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और फिर एडिक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ प्राइमरी क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव अल्टीमेटली फेटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड डिजीज़ के ये बीमारी है जिसके अंदर पॉइंटर्स हैं जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई शख्सियत का मामला नहीं है कि शख्सियत ही कोई एडिक्टिव है, कोई पर्सनैलिटी ही किसी बंदे की एडिक्टिव है। तो हम बात करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, और जानेंगे कि एडिक्शन की वजह से जो शख्सियत के अंदर, जो पर्सनैलिटी के अंदर करैक्टर डिफेक्ट्स आ जाते हैं और जिसकी वजह से बेसिकली जो एडिक्टिव पर्सनैलिटी का नाम दिया जाता है, वो क्या करैक्टर डिफेक्ट्स हैं और उनके साथ हम क्या फिर कर सकते हैं। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं युवा स्ट्रेट और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है कि एडिक्टिव पर्सनालिटीज़ जो एक गलत फहमी है, तो इसकी हकीकत क्या है। एडिक्शन एक डिसऑर्डर है और इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं मेडिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब एडिक्शन डेवलप हो जाती है, जब एडिक्शन किसी बंदे को हो जाती है, तो उसके अंदर क्या वो चेंजेस आते हैं जिसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी और स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व होती है। क्या वो बिहेवियर्स आ जाते हैं एडिक्शन की वजह से। तो ये जानेंगे हम फ्रॉम मिस मरियम कि क्या वो चेंजेस हैं जो एडिक्शन के साथ एक पर्सन के अंदर आती हैं। जी ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन ही ये होती है कि एडिक्शन है तो एडिक्शन की वजह से पर्सनालिटी चेंज हो गई है, बट असल में ये होता है कि एडिक्शन की वजह से ब्रेन में कुछ केमिकल जो हैं हमारे वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये टेम्परेरी ब्रेन बेस्ड चेंजेस होते हैं, ये कोई परमानेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स का चेंज नहीं होता, ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पर ब्रेन इम्बैलेंस की वजह से होता है। ड्यूरिंग एडिक्शन जो ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे अफेक्ट होता है, जिससे हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते और हमारी इम्पल्स कंट्रोल डैमेज हो जाता है, जजमेंट पुअर हो जाती है। इसकी वजह से कुछ लोग ऐसे बिहेवियर शो कर सकते हैं जिस तरह ऐसे लग सकता है कि पर्सनैलिटी में चेंज हो गया, लेकिन असल में वो सिर्फ कुछ सिम्टम्स होते हैं ऑफ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस के। जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज़ हमें जब रिपोर्ट करने आती हैं अपने एडिक्टिव पेशेंट को लेके आती हैं, तो वो कहते हैं कि ये झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, ये चोरियां करने लग गया है, ये मैनिपुलेट करता है, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ये किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है अचानक में, ये लोगों से पैसे मांगता है, बैक बोरो स्टील की जो हम कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बात करते हैं, तो फैमिली ये रिपोर्ट करती है। असल में वो होता किस वजह से है, क्योंकि जो उनका इम्पल्स कंट्रोल है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जो इसमें डोपामीन जो है वो पाथवेज डिसरेगुलेट होते हैं, इस वजह से होता है। हाई इमोशनल रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस सर्किट है वो सही तरह काम नहीं कर रहा होता, वो ओवर ड्राइव होता है। फिर उसके बाद हमारा डिस्टॉर्टेड रिस्क एवेल्युएशन होती है कि हमें नहीं पता होता जो हम कर रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म क्या नुकसानात हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फिर विड्रॉल एंड क्रेविंग साइकिल्स जो हैं वो उसकी वजह से भी हमारे कुछ ऐसे बिहेवियर्स हो जाते हैं। विड्रॉल जैसे फ्लाइट और फाइट मोड हो सकता है हमारा, कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी विड्रॉल्स में होते हैं तो वो हो सकते हैं। सोशल विड्रॉल बिकॉज ऑफ शेम कि मैं ड्रग्स कर रहा हूँ, एग्जॉर्शन की वजह से भी हो सकता है, क्रेविंग की वजह से भी आइसोलेशन में लोग जा सकते हैं। तो फिर कुछ लोग कहने लग जाते हैं इसकी तो पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है, ये तो पहले इतना अच्छा था कि सबके साथ घुल मिल के रहता था, अब नहीं रहता। असल में वो शेम होती है या उनको फील हो रहा होता है, क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो इस वजह से वो आइसोलेशन में जाते हैं। अब इन पैटर्न्स की वजह से उनकी जो पर्सन की जो पर्सनालिटी लगती है वो ऐसा लगता है कि ये सेल्फिश है, ये इररिस्पॉन्सिबल है, ये तो बहुत डिसऑनेस्ट है, ये तो बहुत इनडिफरेंट सा है हो गया है। असल में वो इलनेस होती है, वो उनकी आइडेंटिटी नहीं होती। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हमें एम्फेसाइज करना चाहिए कि जो बिहेवियर्स हैं ये सिर्फ उनकी एक एडिक्शन की वजह से आ रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। और जैसे जैसे ब्रेन हील होगा,
जब वो ट्रीटमेंट में आएंगे, उनके विड्रॉल्स हैंडल होंगे, ब्रेन के जो केमिकल जो एडिक्शन की वजह से, जो ड्रग्स लेने की वजह से इम्बैलेंस हुआ होता है, जब वो बैलेंस होंगे तो ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी वापस आ जाएंगी। जो पर्सनालिटी ट्रेड्स उनकी डेवलप हो जाती हैं टेम्परेरी तौर पे ड्यू टू केमिकल इम्बैलेंस, वो वापस नेचुरल वे में आ जाते हैं। फिर फैमिलीज खुद ही रिपोर्ट करती हैं, हाँ ये तो पहले जैसे ही हो गया है, जो ये सोबर सेल्फ था ये वापस आ गया है, ये वैसे ही हो गया है। तो फैमिलीज खुद ब खुद ये रिपोर्ट करने लग जाती हैं। तो इसमें ज़रूरी यही है कि वंस उनकी क्रेविंग रिड्यूस होगी, उनकी स्लीप इम्प्रूव होगी, स्ट्रेस सर्किट उनका काम डाउन होगा, रिवॉर्ड पाथवे रिकवर होगा, उसकी पर्सन की ऑटोमेटिकली जो नेचुरल पर्सनालिटी है वो वापस आ जाएगी। दिस इज़ वाई और दिस इज़ हाउ ट्रीटमेंट वर्क्स। ट्रीटमेंट में हम यही करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उनके कोपिंग स्टाइल्स पे काम कर रहे होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स पे काम कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल उनकी फिर पर्सनालिटी खुद ब खुद नेचुरली वापस आ जाती है। तो फैमिली को भी ये जानने की ज़रूरत है कि अगर कोई बंदा ड्रग्स यूज़ कर रहा है, एडिक्टिव है किसी सब्सटेंस से, तो वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे बैक बोरो स्टील जो करेक्टर डिफेक्ट्स की हम बात करते हैं, वो असल ऐसा उनका करेक्टर होता नहीं है। जैसे हम भी अपने पेशेंट्स को कह रहे होते हैं कि आप बुरे नहीं हैं, बस आपकी बीमारी ने आपसे कुछ ऐसे रवैये करवाए हैं जो कि बुरे होते हैं, जो करेक्टर डिफेक्ट्स होते हैं बैक बोरो स्टील। तो ऑटोमेटिकली जब ट्रीटमेंट में आएंगे, ब्रेन केमिकल्स जो बैलेंस होंगे और ट्रीटमेंट में आने की वजह से और भी जो उनकी पर्सनालिटी और ज़्यादा बल्कि इन्हांस होती है। जैसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम करते हैं कि ओवरऑल उनको 7 हैबिट्स जैसे सिखाना, एग्जेक्टिव स्किल सिखाना, बल्कि जो उनकी पर्सनालिटी पहले होती है उससे बेहतर पर्सनालिटी वो ट्रीटमेंट से गुजर के जाते हैं। सो यस, तो इसका यही मतलब हुआ कि जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स आते हैं, जो पर्सनालिटी डिफेक्ट्स आते हैं, दे आर मोर इन द लाइन ऑफ कि एडिक्टिव पर्सनालिटी नहीं है, बल्कि एडिक्शन की वजह से वो चीज़ें आ रही हैं। जब एडिक्शन को अगर हम समझते हैं, जिसके अंदर एनिमल ब्रेन को और चिंप ब्रेन को और ह्यूमन ब्रेन के कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 2 डिफरेंट एरियाज़ हैं। लिम्बिक सिस्टम इस तरह का एरिया है जहाँ पे सर्वाइवल, इमोशंस, ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ होंगी, और जो ह्यूमन ब्रेन है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वहाँ पे रीजनिंग, रिस्क असेसमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें, लॉजिक जो है वो सारी चीज़ें होंगी। ड्रग्स हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग भी नहीं रहती। जो सारा का सारा ओवरलोड है, जो सारा का सारा हाईजैकिंग है, वो लिम्बिक सिस्टम की तरफ आ जाती है कि पर्सन इज़ मोर सर्वाइवल के लिए और अपने फाइट एंड फ्लाइट बिहेवियर के अंदर चलना शुरू हो जाता है। उसको लग रहा होता है कि बस आज के दिन का जो नशा है वो अरेंज करना, ज़्यादा हो जाती वही है। अरेंज करने का बस मामला है। उसके अलावा इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करने का, इससे ज़्यादा आगे की सोच भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से रीजनिंग आनी है, जो लॉजिकल स्टेप है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन पे तो काम कर रहे होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पेन और डिसफंक्शन होता है उसकी तरफ वो गौर नहीं कर रहे होते, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोच रहे होते। सिर्फ जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एक ड्रग्स यूज़ करने से उनको विड्रॉल काबू में आ जाते हैं, तो वो उस पर फोकस कर रहे होते हैं। और इसी वजह से, इसी हाईजैकिंग की वजह से सारे चीज़ें आती हैं। तो वंस वी स्टार्ट मैनेजिंग द डिजीज़, द एडिक्शन डिसऑर्डर, तो ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता फिर रिवर्ट बैक होना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स तो काफ़ी बातें जैसे फैमिलीज भी बताती हैं कि बेहतर हो गई हैं खुद ब खुद, लेकिन कुछ चीज़ों पे फिर काम करने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर वो आफ्टर एडिक्शन के, जब एडिक्शन को मैंने जब कर लिया है, जब उस केमिकल इम्बैलेंस को रिस्टोर कर लिया है कि अब आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, इट इज़ नॉट ओवर राइडिंग, इट इज़ नॉट हाईजैकिंग, अब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ही बातें सारी आ रही हैं। लेकिन स्टिल जब इतने टाइम से एक पर्सन कुछ काम कर रहा था, जैसे लाइंग की एग्जांपल है, झूठ बोलने की एग्जांपल है, वो अगर काफ़ी देर से झूठ बोल रहा है तो वो एक तरह से एक हैबिट और एडिक्शन भी बन जाती है ऑन इट्स ऑल। डेवलप हो जाते हैं। यस, न्यूरल पाथवेज डेवलप हो जाते हैं, तो उन पे भी काम करने की समटाइम्स ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा, अपने आप को याद करवाने की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली के से सपोर्ट हासिल करने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर एक एक करके उनको भी रिजॉल्व, उनको भी कह लें कि क्रॉस आउट कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ थी बातें रिगार्डिंग साइकोलॉजी। हम मेडिकल पर्सपेक्टिव भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि जो साइकोलॉजी है रिगार्डिंग जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं एडिक्शन के अंदर, जो लाइंग, स्टीलिंग, बेगिंग, बोरोइंग, गुस्सा करना, चीज़ें तोड़ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एक लर्न बिहेवियर के साथ और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की हाईजैकिंग हो जाती है लिम्बिक पाथवे के ज़रिए, तो उसकी वजह से आ रही होती हैं। तो मेडिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मेडिकल एक्सप्लेनेशन क्या बनती है कि पर्सनैलिटी सिर्फ एडिक्शन को डिफ़ाइन नहीं कर सकती? क्या और चीज़ें हम इसमें जान सकते हैं? हम ये सवाल करते हैं फ्रॉम डॉक्टर रहमा, ताकि वो भी हमें इस पे गाइड कर सकें। जी। तो जिस तरह आपने बताया कि सिर्फ जो है वो हम इस बेसिस पे साइकोलॉजी सिर्फ डिफ़ाइन नहीं करती, बल्कि मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी हम इसको अगर देखें तो बेसिकली जब कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, यूज़ करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी ब्रेन जो है इस तरह से, हमारा ब्रेन एक तरह से डिफेंसिव हो जाता है और डिफेंस मैकेनिज़म्स के एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं न्यूरो एडाप्टेशन का एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि ब्रेन एडजस्ट इटसेल्फ टू सर्वाइव द रिपीटेड केमिकल एक्सपोजर। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे मेजर्स लेता है जिसमें हम कहते हैं कि रिसेप्टर्स जो है वो डाउन रेगुलेट हो जाएंगे, हाईजैकिंग हो जाती है न्यूरोनल पाथवेज की, बेस लाइन जिस तरह पहले भी बताया कि डोपामिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो यानी बायोलॉजिकल चेंजेस ऐसे आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो जैसे अगर हम कहें कि कुछ पाथवेज जैसे डोपामिन वाले पाथवेज जो होते हैं वो बेसिकली रिवॉर्ड पाथवेज जिनको हम कहते हैं उसके साथ कंसर्न है। इसी तरह कुछ पाथवेज होते हैं जैसे ग्लूटामेट वगैरह के साथ एसोसिएटेड, वो लर्निंग और हैबिट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह कुछ जो है स्ट्रेस हार्मोन्स की जनरेशन होती है, जैसे कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है। तो ये सारे जो हैं जब कोई ड्रग लेते हैं तो उसके अंदर इन पाथवेज के अंदर भी चेंजेस आ रहे होते हैं, इन केमिकल्स की प्रोडक्शन के अंदर भी चेंजेस आ रहे होते हैं, और अल्टीमेटली वो क्या कर रहे होते हैं, आपके बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे इरिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसे क्रेविंग्स की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसी तरह आपकी कंपल्सिव सीकिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपका सेल्फ कंट्रोल, जिससे हमने कहा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इफेक्ट कर रहा होता है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा, लॉजिकल ब्रेन जो है वो शट डाउन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं या केमिकल लेवल पे चेंजेस आपके ब्रेन के अंदर आ रहे हैं, जो कि किसी पर्सनालिटी ट्रेट से डिफाइन नहीं हो सकते। मतलब कोई पर्सनालिटी ट्रेट स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज नहीं कर सकती ब्रेन के अंदर। लेकिन अगर हम एडिक्शन के पेशेंट के अंदर देखें तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका फंक्शन इफेक्ट हो रहा होगा। इसी तरह आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं उनकी अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है, और जो आपके रिवॉर्ड पाथवेज हैं वो इस तरह से रीएडजस्ट हो जाते हैं कि नॉर्मल जो है आपको कोई भी एक्टिविटी खुशी नहीं दे रही होती है, और आपको जो है वो खुद से ड्रग के थ्रू अपनी बॉडी को बताना पड़ता है कि मुझे प्लेजर जो है वो सिर्फ ड्रग से मिल रहा है। कोई जैसे खाना पीना, फैमिली रिलेशंस, वो आपको खुशी नहीं देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पाथवेज जो है रीवायर हो गए हैं एक तरह से। जो नेचुरली हमारे एक पाथवेज होते हैं जो हमें नॉर्मली इस तरह की एक्टिविटी से खुशी दे रहे होते हैं, वो नहीं दे रहे, और आपको ड्रग से ही सिर्फ खुशी मिल रही है। तो ये क्या हो गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए। और अगर हम ब्रेन स्कैन्स या MRI वगैरह भी करवाएं इस तरह से, तो उसके अंदर भी आपको हायर एक्टिविटी नज़र आती है आपके इमोशनल ब्रेन के अंदर, जो आपने कहा लिम्बिक सिस्टम है उसके अंदर, और डिक्रीज्ड एक्टिविटी नज़र आएगी आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, उसके अंदर डैमेज के साइंस नज़र आएंगे। तो कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज नहीं कर सकती, लेकिन बायोलॉजिकली अगर हम बात करें या केमिकल लेवल पे चेंजेस, वो सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से नहीं है, बल्कि ये कुछ ब्रेन की अंदर चेंजेस आ गए हैं परमानेंट तरह से, एक तरह से। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम किसी ट्रेट को ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम जो विड्रॉल होते हैं उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, हम क्रेविंग्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम मूड जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाइज हो रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा चूँकि जब सब्सटेंस निकालेंगे बॉडी से तो लोज आएंगे, क्योंकि आपको प्लेजर फील नहीं होगा, तो उसको हम डील कर रहे होते हैं। इसी तरह हम किसी की एंग्जाइटी है या स्ट्रेस लेवल्स हैं उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो स्लीप रेगुलेशन के अंदर हम मेडिकल ट्रीटमेंट जो डायरेक्टेड होता है
और यानी ब्रेन के ऊपर डायरेक्टेड होता है, ना कि पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर हमारा जो ट्रीटमेंट होता है। इरिटेशन है किसी की तो उसको हम देखेंगे, कोई विड्रॉल साइंस है तो उसको हम देखेंगे, क्योंकि विड्रॉल साइंस आर फिजिकली आपके अंदर प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि बस कोई कह रहा है और असल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। किसी को ट्रेमर्स हो रहे हैं अल्कोहल छोड़ने के बाद, तो वो एक्चुअल में अपेयर हो रहे हैं, तो उसके लिए हम उसी तरह उसको ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। तो एक्चुअली जो ट्रीटमेंट है, जो डायरेक्शन है ट्रीटमेंट की, वो भी ब्रेन के अंदर जो चेंजेस हैं या ब्रेन की केमिकल चेंजेस की वजह से जो हमें इफेक्ट्स आ रहे हैं उनकी तरफ डायरेक्टेड होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेट की तरफ। इसको अगर हम डिफाइन करें एडिक्शन को, तो वो क्या एक न्यूरो बायोलॉजिकल प्रोसेस है या न्यूरो बायोलॉजिकल डिजीज़ है एक्चुअली, अगर हम देखें, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो रीएडजस्ट कर रहा होता है खुद को अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस। उसमें पाथवेज भी इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं जो सर्किट्स के अंदर रन कर रहे हैं, आपके सर्किट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, और एट द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वगैरह के लेवल पे भी या लिम्बिक सिस्टम के लेवल पे भी चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो एडिक्शन है, इट इज़ एक्चुअली अ डिसऑर्डर, और इसको एक तरह से डिजीज़ की तरह ही लेना चाहिए, जिस तरह बाकी उसमें हम कहते हैं डायबिटीज़ की फॉर एग्जांपल, कि उसके अंदर इंसुलिन जो है जनरेशन या इंसुलिन वाली जो चीज़ है वो इफेक्ट होती है। तो एडिक्शन के अंदर भी आपका इसी तरह एक एरिया ब्रेन का इफेक्ट हो रहा है, जिस तरह के बाकी किसी भी ऑर्गन में कोई इफेक्ट आए या कोई मसला आए तो आपके एंजाइम्स इफेक्ट होंगे या आपका कोई फिजिकल साइंस सिम्टम्स आएंगे। एडिक्शन में भी सेम ऐसा ही है, बस ये है कि वो इतने विजिबल नहीं होते और उसको इतना उस तरह से डिजीज़ के तौर पे समझा नहीं जाता, तो इसको पर्सनालिटी फ्लॉ के तौर पे ज़्यादा समझा जाता है, और कि मॉरल बुराई है कोई, किरदार की खराबी है। जबकि अगर इसको स्टडी किया जाए या रिसर्च बेस्ड जो बात है कि एक्चुअली ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल साइंस भी आते हैं लोगों के अंदर। तो इसको अगर हम देखें, कोई पर्सनालिटी जो है वो आपको एडिक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करती, कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे नहीं होते जो आपको एडिक्शन से बचा लें, ना ही कोई पर्सनालिटी ट्रेट ऐसे होंगे जो आपको एडिक्शन की तरफ ले जाएं। तो ये जो और जब फैमिलीज देखते हैं तो वो पेशेंट को कसूरवार ठहराएंगी कि पेशेंट इसका कसूर है या इसकी वजह से हुआ है, जबकि आज हाँ, या फिर इसने इसकी गलती है या इसके अंदर मॉरल इश्यूज हैं, शायद हमारी परवरिश इस तरह की नहीं थी, तरबियत में कोई कमी रह गई। तो इस तरह से ब्लेम एक तरह से हो जाता है, जबकि बाकी डिजीज़ के अंदर तो हम पेशेंट को ब्लेम नहीं करते कि तुम्हें हार्ट का मसला हुआ है तो तुम्हारी गलती है, या तुम्हें डायबिटीज़ हुई है तो तुम्हारी गलती है। तो इस तरह जब हम इसको भी मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे और फैमिलीज़ को भी और पेशेंट्स को भी सिखाएंगे कि इट इज़ एक्चुअली अ डिज़ीज़, तो फिर उसको उसी तरह परसीव करेंगे और पेशेंट को मतलब एज एन इंडिविजुअल और डिज़ीज़ को एज अ डिज़ीज़ लेके चलेंगे, और रिस्पेक्ट भी होगी, फिर अनकंडीशनल रिगार्ड भी होगा, और ट्रीटमेंट से भी बेनिफिट करेंगे वो। तो इसको पर्सनालिटी फ्लॉ के तौर पे लेने के बजाय एज अ प्रॉपर डिजीज़ प्रोसेस ही लेके चलना चाहिए, और इसके पीछे स्टडी करना चाहिए, जैसे अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की कि असल में बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करके लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब यही बनता है कि जो एडिक्टिव पर्सनालिटी है, जो हमारा टॉपिक भी था कि मिथ ऑफ एडिक्टिव पर्सनालिटी जैसी चीज़ नहीं होती। एडिक्शन एक प्रॉपर डिसऑर्डर है जो किसी भी दूसरे डिसऑर्डर की जैसे जिस तरह कोई और भी डिज़ीज़ है, जैसे ट्रामा आपने भी जिक्र किया डायबिटीज़ का, तो उसकी तरह ही डेवलप होती है। उसके अंदर भी फ़िज़िकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, सोशल एंड स्पिरिचुअल चेंजेस, चारों जो डोमेन्स हैं हेल्थ की, जो 4 डोमेन्स WHO ने डिफ़ाइन की हुई हैं, उन चारों डोमेन्स के अंदर कोई ना कोई अफेक्ट आता है, और उसकी वजह से ही ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। तो जानने वाली बात है कि बायोलॉजी, जो जेनेटिक्स है, एनवायरनमेंट जो हमारे इर्द गिर्द है, उनसे, रीइंफोर्समेंट से, लर्निंग से, इन सारी चीज़ों से ही ये डिज़ीज़ नशोनुमा पाती है, और इसको ठीक करने के लिए भी इन्हीं चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बायोलॉजी पे काम करना है तो मेडिसिन के ज़रिए हम काम करते हैं, हम रूटीन के ज़रिए काम करते हैं कि हेल्दी रूटीन अपने लाइफस्टाइल में, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स में, ईटिंग पैटर्न्स में, ड्रिंकिंग पैटर्न्स के अंदर और सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी लेके आएँ, कुछ ना कुछ रूटीन लेके आएँ, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो इस डैमेज के अंदर रिस्टोर हो, रिपेयर हो और आगे बेहतर से बेहतर होता जाए। तो एडिक्शन को एज ए डिसऑर्डर, एज ए डिजीज़ समझना ही करेक्ट ओपिनियन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, और पर्सनैलिटी के साथ इसको मुंसलिक करना
कि इसकी पर्सनैलिटी ख़राब है, इसके किरदार की कोई ख़राबी है, कोई वीक विल्ड है, तो दैट इज़ ए मिथ, दैट इज़ ए गलत फहमी जिसको सोसाइटी के अंदर से दूर करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ऑन डेली बेसिस फ्रॉम 7 PM to 8 PM। और जो हमारा शो फ्रॉम ऑल 3 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जो तीनों सेंटर्स के प्रोफेशनल्स हम लेके आते हैं और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं और इसी को लेके चलते हैं। तो आज के दिन भी हमने यही कोशिश की और उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा और इसमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अभी के लिए हमारा जो शो है इख्तिताम पे पहुंचता है। दोबारा से हम नेक्स्ट वीक प्रेजेंट करेंगे आपके लिए एक और टॉपिक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर अवेयरनेस। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।